नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा कौन? इस सवाल का जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत या फिर यह कहे कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जबरदस्त हार के भीतर छिपी हुई है। लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी का चुनाव सामने खड़ा है और इस समय में भारतीय जनता पार्टी ने अब उस हिस्से को तो चख लिया है महाराष्ट्र की सियासत में, जहां पर अब वह इस बात को समझ चुकी है कि जिस रास्ते पर कल तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के भीतर चल रहे थे या फिर शरद पवार जिस रास्ते पे चला करते थे, इन दोनों रास्तों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भीतर समा लिया है। यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का जहां पर भी मुकाबला उद्धव ठाकरे से हुआ, उद्धव ठाकरे का मुकाबला जहां पर भी एकनाथ शिंदे से हुआ और दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली। जहां पर अजित पवार और शरद पवार आमने सामने टकराए और जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार टकराई, वहां पर बीजेपी को जीत बढ़त मिली और कांग्रेस के तो पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन के भीतर ही सेंध लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। यानी ये कहे कि एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ लाडली बहना के जरिए नहीं आया है, यह एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ आरएसएस के घर घर जाकर के प्रचार करने भर से नहीं आया है। यह एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ मनोज जरांगे यानी मराठा आरक्षण की बात करते हुए आंदोलन की दिशा में बढ़ने वाले उस आंदोलन के बीच से भी ये नहीं निकला है। यानी ये कहे कि दरअसल ये एक ऐसा रास्ता है जिसके भीतर हर पॉलिटिकल पार्टी फेल है लेकिन भारतीय जनता पार्टी पास है और अव्वल नंबर पे, नंबर 1 पे है। ये संदेश नागपुर के भीतर संघ के हेडक्वार्टर तक दिया जा चुका है और यही कारण है कि कल जीत मिलने के बाद जब देवेंद्र फडणवीस बोलने पहुंचे तो उन्होंने एक शब्द भी या फिर ये कहे कि एक लाइन भर भी आरएसएस यानी संघ को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन उनके मुख से आरएसएस को लेकर के नहीं निकला। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा दिलाया, जीत उसी की है। तो क्या ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे रास्ते को तलाश कर रहे हैं जहां पर संघ साथ में हो या फिर ना हो, लेकिन दिल्ली साथ में हमेशा हो। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं पर दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और अजित पवार, जी हां, ये फॉर्मूला उनके मुंबई से उड़ान भरने के बाद और दिल्ली पहुंचने के बीच इस फॉर्मूला के ऊपर ठप्पा लग चुका है। एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, यानी ये कहे कि पूर्व की तरह ऐसे ही पद बने रहेंगे महाराष्ट्र के भीतर। हर 6-7 मंत्रियों पर, हर 6-7 एमएलए पर एक मंत्री होगा। यानी ये कहे कि जिसके जितने विधायक होंगे उसको आप उससे भाग दे दीजिए, 6 या 7 से उसी के हिस्से में जो आएंगे उस राजनीतिक पार्टी के हिस्से में मंत्री पद चला जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस के अलावे महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरुआत होती है। देर रात आज बैठक होगी दिल्ली के भीतर, बहुत कम समय है, मुख्यमंत्री को शपथ लेने का टाला नहीं जा सकता इस चीज को, क्योंकि संविधान के मुताबिक 26 नवंबर को टर्म पूरा हो रहा है। 26 नवंबर तक नए मुख्यमंत्री को शपथ महाराष्ट्र के भीतर ले लेनी है। कुल जमा पूंजी बात करें तो 24 से 48 घंटे तक है। आज रात के भीतर बैठक होगी और वहीं पर अगला सवाल न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि एक है कि संघ के भीतर भी अब कुलाचे मारने लगा है। क्या सच में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फॉर्मूला इससे पहले राजस्थान के भीतर चला, मध्य प्रदेश के भीतर चला, छत्तीसगढ़ राज्य में चला और बहुत पहले कर्नाटक के भीतर भी चला था, जब वही मुख्यमंत्री बन गए थे, वहां के सीएम बने थे, उस समय भी संघ आरएसएस रूठ गया था कि आपने हमें बताया नहीं, अब बाहर के एक व्यक्ति को लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया, सीएम बना दिया। लेकिन दिल्ली बेलौस था, बिलाग था, लेकिन अपने चीज पर चीजें ले रही थी। लेकिन अपने तौर पर इस दौर में बहुत कुछ बदला है और महाराष्ट्र की सियासत को साधने के लिए संघ आरएसएस एकजुट हुआ, एक साथ खड़ा हुआ और सही मायने में उसके भीतर का नारा एक था, यानी एक है तो सेफ है, अन्यथा खत्म हो जाएंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में संघ का एक पूरा का पूरा पहल कर रहा है, एक बड़ी बम्पर जीत की दिशा में इस तरह का उभर करके सब चीज सामने तो आ ही गया है। तो जिस फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं कि राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता के ऊपर बैठाइए जो व्यक्ति अपने तौर पर सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से केवल जाना जाता हो और उसकी अपनी जाति
उस जाति समीकरण के भीतर सबसे फिट बैठती हो, यानी जिसके आश्रय उस राज्य की राजनीति साधी जा सकती हो। लेकिन सवाल है कि राजनीति के साथ साथ सत्ता चलाने की लगाम दिल्ली के पास होनी चाहिए। यहां पर एक फिर से एक बात होती है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब आमने सामने आपको खड़े हुए नजर आएंगे। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, एकनाथ शिंदे मराठा है। मराठा आंदोलन के पीछे पुराने दौर के जरा किताब के पन्ने को पलटिएगा तो बताया ही जाता कि इस आंदोलन के पीछे भी एक समय में शरद पवार और एकनाथ शिंदे ही थे। यानी यह कहा कि मराठा आंदोलन उसके बीच मराठा राजनीति, मराठा सियासत से ही निकल करके आई। और शायद इसीलिए मनोज जरांगे इस बात को कहने से कभी चूकते नहीं कि राज्य का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने या फिर ना बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनने चाहिए महाराष्ट्र के। यह संदेश बहुत साफ है। जातीय समीकरण को साधती हुई भारतीय जनता पार्टी और सियासी तौर पर उस दिशा में आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसके हथेली में इस समय हर पॉलिटिकल पार्टी की काट है, तो फिर क्या ऐसे में सीएम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का ऐसा होना चाहिए जिसका कद आने वाले समय में बढ़ जाए? ये दिल्ली को कभी बर्दाश्त होता नहीं है। तो क्या सच में सबसे प्रिय ही सही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहां पर फिट नहीं बैठते? यानी यह कह कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर कद बढ़ता है। कद बढ़ता है तो उनके पीछे संघ खड़ा है, आरएसएस खड़ा है कि वो खुद नागपुर के हैं। करीबी रिश्ते जिस तरीके से नितिन गडकरी साहब के सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ है, वैसे ही नागपुर के स्वयंसेवकों के बीच देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी हमेशा से रही है। और ऐसे में हर शस्त्र पूजा के दिन, यानी हर दशहरा के दिन गडकरी, नितिन गडकरी, उनके बगल के कुर्सी पर आपको देवेंद्र फडणवीस साहब जरूर नजर आएंगे। और ये आज से नहीं, आज उस समय से आपको नजर आएंगे जिस समय वह नागपुर की सियासत में पार्षद के चुनाव को लड़ा करते थे और वहां से लेकर के बेहद कम उम्र में कहां से कहां तक पहुंचे थे, आप देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात इस दौर में यह है कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति होगा क्या, जो दिल्ली के फॉर्मूले के अंदाज में चले और ठीक संघ जो जिस बात को मान करके चलता है कि उसकी सहमति के बगैर कोई सीएम हो नहीं सकता है। तो फिर ऐसे में क्या ऐसी परिस्थिति इस समय महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर क्या है? क्या इस दौर में बहुत ही रूठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच। लेकिन जिस लाइन को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है, जो तीनों व्यक्ति दिल्ली के भीतर रात की बैठक में शामिल होंगे, उनके सामने बहुत साफ तौर पर बहुत सागोई के साथ दिल्ली उनकी बिसात को बिछाने के लिए तैयार है। जहां पर अजित पवार इस बात को न समझे कि उन्होंने शरद पवार को मात दे दी है, और एकनाथ शिंदे भी इस तरह की कोई बात न सोचे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मात दे दिया है। मात तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है महाराष्ट्र की सियासत में। और इस सिलसिले को समझने के लिए एक पल के लिए जरा आप कल के चुनाव परिणाम उस पन्ने को पलट करके देखिए, क्योंकि एक और शरद पवार के खिलाफ महाराष्ट्र के भीतर जब अजित पवार चुनाव लड़ते हैं तो 36 सीटों के ऊपर दोनों के बीच भिड़ंत होती है। उन 36 में से केवल 7 सीट शरद पवार जीतते हैं और 29 सीट अजित पवार जीत जाते हैं। वोट परसेंटेज पर अगर नजर डाले तो शरद पवार के हिस्से में 36.7 यानी 37 के आसपास आता है, और अजित पवार के हिस्से में 47.5 यानी अंतर 10-11% का आसपास का होता है। और 22 सीटें ज्यादा ले गए अजित पवार। लेकिन उन्हीं शरद पवार से जो भारतीय जनता पार्टी भिड़ती है 39 सीटों के ऊपर, उसमें से वह 37 सीट जीत जाती है, यानी स्ट्राइक रेट अजित पवार को पार कर दिया। शरद पवार केवल 2 सीट जीत पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 53.6% वोट यानी 53.6 यानी लगभग 54% के आसपास वोट पड़ते हैं, और शरद पवार को केवल 34 यानी कम से कम 35 के आसपास वोट पड़ते हैं, 35%। यानी ये अंतर जो है करीब करीब 18-18.5% के आसपास का अंतर होता है। यानी शरद पवार से 18-19 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पड़ते हैं, जहां पर वो टकराते हैं भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार। और अजित पवार जहां पे होते हैं उनके करीब 11% वोट आसपास अजित पवार को ज्यादा मिलते हैं शरद पवार की तुलना में। तो अजित पवार इस समय में डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने बहुत बार महत्वाकांक्षा अपनी जरूर जताई कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनते तो क्या क्या करते, किस रूप में करते, लेकिन कोई भी ये बात इस दौर में पूछ देगा कि अजित पवार को लेकर के एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वॉशिंग मशीन के भीतर उनको डाल तो लिया, लेकिन क्या वो वॉशिंग मशीन का बटन भी अब उनके हाथ में दे दिया जाएगा क्या?
जहां पर 60-70 हजार करोड़ का घोटाले का जिक्र कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए और फिर सामने आपके सामने होंगे खड़े एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से 53 सीटों पर टकराते हैं। 53 सीटों में से 15 सीट उद्धव ठाकरे जीते और 38 सीट एकनाथ शिंदे जीत जाते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 38 सीट जीतती है, उद्धव ठाकरे को 35 पॉइंट यानी करीब करीब 35% के आसपास वोट पड़ते हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 48.4% यानी करीब करीब 48.5% प्रतिशत के आसपास वोट पे, यानी दोनों के बीच का अंतर करीब करीब 13 यानी 13% वोट का अंतर होता है, जहां पर दोनों शिवसेना आपस में टकरा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सियासत में बार बार गूंजता रहा, क्या हिंदुत्व और हिंदू वोट के आश्रय जो शिवसेना राज करती रही उसमें अब भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। शायद इसीलिए इन दो राजनीतिक पार्टी के समानांतर भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 33 सीटों पर आमने सामने उद्धव ठाकरे के साथ लड़े और उद्धव ठाकरे केवल 3 सीट जीत पाती है। स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा होता है क्योंकि वो 30 सीटें जीतती है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वोट परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है, जो भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे जब आमने सामने टकराते हैं तो सवाल बहुत सागोई के साथ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं पड़ेंगे और उद्धव ठाकरे को पहली बार मुस्लिम वोट पड़े। हिंदुत्व को लेकर के वोटों का बंटवारा होगा और काफी तीखा बंटवारा होगा क्योंकि एक तरफ हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का जिक्र, उनके बेटे का जिक्र और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का होना। भारतीय जनता पार्टी 53% के आसपास वोट ले जाती है और उद्धव ठाकरे वहीं पर केवल और केवल 31.2%, यानी ये कहे कि इसका अंतर आप देख लीजिए, अंतर होता है 21% के आसपास की अंतर होती है और उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी मात देती है, जबकि एकनाथ शिंदे केवल 13% वोट से मात देते हैं, यानी ये कहे कि वहां पर भी 8% वोट ज्यादा होता है। तो फिर ऐसे में एनसीपी के बंटने के टूटने के बाद भी शरद पवार को 8% ज्यादा वोट से, जो अजित पवार जितने वोट से हराते उससे भी 8% ज्यादा, यानी ये कह कि यही बात एकनाथ शिंदे को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में, यानी भारतीय जनता पार्टी को अभी महाराष्ट्र के भीतर खुशबू आने लगी है कि महाराष्ट्र की राजनीति को वो अपने बूते अपने बदौलत तो साध सकती है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल होता है, महाराष्ट्र के भीतर जो लोग ये बात सोचते हैं कि यूपी बिहार के भीतर जाति की राजनीति चलती है, तो फिर पहली बार महाराष्ट्र के भीतर पारदर्शिता दिखाई, खुलकर के दिखाया और छोटे छोटे जिसको आप हम ये कहते हैं कि मैक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पाठ को पढ़ा, बिछाया, गढ़ा और अपने अनुकूल सब कुछ करने के लिए जिन तमाम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा या फिर जिन आश्रय गठबंधन के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति में चली, उसमें जातीय समीकरण काफी मायने रखता है क्योंकि धर्म के आधार पर सियासत को साधने के लिए तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक नारे से ही काम चल जाता है, जिसको सोफिस्टिकेटेड वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यानी ये कहे कि बटेंगे तो फिर कटेंगे। ये संदेश दरअसल एक लंबे समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब आत्मसात कर लिया है। इससे हट करके अब कुछ भी नहीं चाहिए। जो इन बात को सोचते हैं कि इसी के जरिए जातीय समीकरण का जो समीकरण है उसको साध लिया गया, जो आरक्षण और संविधान की दिशा में चीजों को बांट रहा था, तो फिर ऐसा नहीं है। ये बात बड़ी खुले तौर पे है क्योंकि पहला चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर लोग उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन विधानसभा के भीतर उनको पता होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर विधानसभा के भीतर एक करीब करीब 1 से 1.5 लाख लोग तो कम से कम जो जिसको जिताते हैं, उम्मीदवार जिसको उससे अपना काम करवाते हो, वो जाति विशेष का होगा तो मायने रखेगा। जिस जाति के प्रक्रिया के भीतर आज रात की दिल्ली की मीटिंग बैठक इसी विषाद के ऊपर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पराजित हराया, जिस रूप में महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने हराया है कांग्रेस को, उसमें यह समझिए कि 75 सीटों के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। उसमें से कांग्रेस केवल 11 सीट जीत पाई। वो कांग्रेस पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब टकराई थी और जिन तमाम जगहों की बात कर रहे हैं, जिन 75 सीटों की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, उसमें विदर्भ और मराठवाड़ा खास तौर पे होता है। इन दोनों जगहों के ऊपर महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा सीटों पर अगर टकराई थी, इन 75 विधानसभा सीटों में से आपको जान करके काफी हैरानी होगी कि 48 सीट
48 सीट विधानसभा के कांग्रेस के हक में थी 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, और वो खिसक करके नीचे आ गई। 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई। परसेंटेज ऑफ वोट भी एक दायरे में कहीं कहीं मायने रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट पड़े और वहीं 37% वोट कांग्रेस पार्टी को मिली, यानी दोनों के बीच करीब करीब 13% वोट का अंतर होता है। एकदम माइनॉरिटी कहे तो 15.1% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, कांग्रेस को 36.9% वोट मिले। इन 75 विधानसभा के सीटों पर महाराष्ट्र के भीतर, जहां पर कांग्रेस केवल और केवल 11 सीट जीती और 64 यानी 64 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस या फिर कांग्रेस को काउंटर करने की स्थिति में जो जातीय समीकरण की जो जरूरत अब महाराष्ट्र के भीतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, वो इस दौर में इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस पार्टी या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात को कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हम जिक्र करेंगे तो आरक्षण का, जाति जनगणना का, संविधान का जिक्र करेंगे और 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ डालेंगे और सियासी तौर पर हाशिए पर पड़े हुए तबके को मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। यानी ये कहे कि सियासत का टकराव अब कहीं पर भी इस जातीय समीकरण के आश्रय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तो होना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पे माहिर नहीं थी। कांग्रेस ने इस झटके, एक ही झटके में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद एक बहुत बड़े निर्णय के तौर पर इस दौर में उभर करके सामने आया था, शायद इसीलिए। लेकिन जब पूरे कहते हैं ना मुद्दों की लिस्ट जब आपको बता रहे थे, वहां पर एक बात और अब ध्यान में रखिएगा, और एक काफी महत्वपूर्ण बात है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास होना, एनसीपी के चुनाव चिन्ह अजित पवार के पास होना, और गांव-गांव के भीतर जो ग्रामीण महाराष्ट्र का इलाका होता है उन तमाम इलाकों में इस चुनाव चिन्ह की महत्ता बहुत ज्यादा है। और ये परीक्षण अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कर लिया था। यानी ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता, इलेक्शन कमीशन नहीं होता, चुनाव आयोग नहीं होता, इन दोनों के अनुकूल इनके बीजेपी के पक्ष में निर्णय नहीं आया होता और निर्णय टालने की परिस्थिति नहीं होती, तो इन दोनों के चुनाव की परिस्थिति जो चिन्ह होते, ये दोनों इस स्थिति में खड़े नहीं होते अगर इन दोनों को चुनाव चिन्ह इस तरह नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दोनों एक प्यादा है। एक छोटी मोटी तौर पे समझने वाली बात है। और आज जिन बातों का जिक्र हम आपके साथ आज खुले तौर पे कर रहे हैं, और संजय राउत जो कुछ आज कह गए, वो कहे कि हारे हम इसलिए नहीं कि वोटरों के वोट उधर चल गए। मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उस दौर के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के जो फैसले थे, ये फैसले टालने वाले थे, उन्होंने हमको हरा दिया। उनकी, संजय राउत की बात थोड़ा देर के लिए आप सुन लीजिए, फिर इस बात को खंडन करेंगे कि आज दिल्ली की बैठक काफी महत्वपूर्ण क्यों है और उसके भीतर क्या सच में कोई तीसरा नाम उभर करके सामने आता है तो संघ भी उसके ऊपर क्या ठप्पा लगाने से चूकेगी नहीं, क्योंकि वह इस बात को समझ चुकी है इस सियासत को साधना अब कहीं ना कहीं, और साधने के भीतर निर्णय लेना, फैसला लेना, उस फैसले पर मुहर लगाना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। संघ RSS फैसला नहीं लेगा, उस फैसले पर मुहर लगाएगा, ये फैसला जाना चाहिए, उस फैसले में कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है। लेकिन पहले इस संजय राउत का थोड़ा सा सुनिए कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि पहली बार भारतीय राजनीति के भीतर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब निशाने पर राजनीतिक तौर पर, तो सुनिए संजय राउत क्या कहते हैं। महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40 लोगों ने बेईमानी की, जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। अपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर। तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को, यह कोई छोटी मोटी बातें नहीं है कि एक चुनाव के बाद, एक इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता खुलेआम खुले तौर पर इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे DY चंद्रचूड़ साहब को निशाने पे लेते हैं, और DY चंद्रचूड़ साहब भी उसी महाराष्ट्र से आते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल, उस दौर में 2-3 बातें, क्या सच में महाराष्ट्र की सियासत अब बदल गई? क्या सच में उद्धव ठाकरे हाशिए पर महाराष्ट्र में चले गए? क्या सच में शरद पवार की पूरी राजनीतिक बिसात इस दौर में खत्म हो गई? क्योंकि 2.5 वर्ष
लीड से बीएमसी का चुनाव चल रहा है और बीएमसी के भीतर जबरदस्त शिवसेना का आज से नहीं, बाला साहब ठाकरे के दौर से ये चीज रहा है और बाला साहब ठाकरे की रेखाओं के ऊपर चलने का जिक्र, उनके पदचिन्हों पर चलने का जिक्र एक नाथ शिंदे ने कई मौकों पर किया, कहकर और ये कह करके किया कि उनकी द्वारा खींचे गए लकीर से भटक गए उद्धव ठाकरे, इसीलिए उन्होंने दूसरी लाइन को पकड़ लिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी, क्योंकि वह एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उसकी पहचान है। यानी ये कहे कि इस दौर में ध्यान दीजिए, तो एक तरफ बटेंगे तो फिर कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का नारा जो था, एक है तो सेफ है, जो उस संदेश को कन्वे करता है जहां पर आप हिंदू मुस्लिम के बीच की परिस्थितियों को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी से भारी ना हो, ये रास्ता इस चुनाव में जब दिखा दिया और एक बात इस चुनाव के भीतर तय हो गई कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में, राहुल गांधी की सोच के मुताबिक अगर वह सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान का जिक्र अगर करेंगे तो फिर भारत की राजनीति के भीतर सोशल इंजीनियरिंग जो होता है वही काम करेगा। इसका मतलब होता है कि जाति अनुकूल हो जाना और उसके भीतर भी एकदम माइक्रो छोटे स्तर पर जाना होगा कि किस जाति को कहां पर रखा जाए। और शायद यही वह कारण है कि SC/ST कमीशन इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है और शायद यही वह बड़ी वजह है कि जहां पर दिल्ली के भीतर आज देर रात 24 नवंबर को बैठक के बीच कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जो ओबीसी हो, जो मराठा हो, या फिर यह कहे कि कोई ऐसा नाम भी सामने आ सकता है महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर जो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर सत्ता के समानांतर एक ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा किया जाए जिससे लोगों का ध्यान और लोगों की उम्मीदें उस व्यक्ति को लेकर के बिल्कुल नई दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े महाराष्ट्र के भीतर। यानी ये कह के देवेंद्र फडणवीस साहब को आप देख चुके हैं, एक नाथ शिंदे को आप देख चुके हैं, अजित पवार को अभी से नहीं सालों से आप देखते आ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इन तमाम बातों के बीच अब महाराष्ट्र को एक नई भूमिका अदा करनी है। ये संदेश आज की 24 नवंबर की रात की दिल्ली के भीतर जो बैठक होगी, जिस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो ठप्पा लगनी है वो कौन व्यक्ति होगा, वो कोई भी हो सकता है। इसमें इस बात को लेकर के मन मत बनाइए कि महाराष्ट्र के भीतर किसका कद कितना बड़ा है। और ये सवाल जो शिवसेना से निकल करके संघ परिवार, RSS परिवार के भीतर अब ये सवाल इसलिए उठने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चाहा वैसा किया, लेकिन संघ की कमान भी उससे छीन ली, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जानकारी भी अब उसको नहीं दी, तो फिर इस बार जानकारी तो कम से कम दी जाएगी। तो सियासत तो साधनी है और सियासत साधने के लिए हमेशा नए नए खिलाड़ियों को सामने लेकर के आया ही जाता है, जिससे लड़ने के लिए नए नए अलग अलग पैतरे जब तक आजमाए जाए तब तक बीएमसी का चुनाव अपने हाथ में आ जाए। क्योंकि ये हवा का झोंका अभी महाराष्ट्र के भीतर थमा नहीं है और इस हवा के झोंके के साथ उड़ान भरने की चाहत इस दौर में अगर पुराने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के भीतर अगर देखेंगे तो एक झटके में आपको ब्रेक लगा देंगे। देवेंद्र फडणवीस साहब का जीत बहुत बड़ी है, एक नाथ शिंदे की बिसात महाराष्ट्र के भीतर बड़ी है, जिसमें लाडली बहना का बिसात बिछी है। महाराष्ट्र के भीतर अजित पवार की मौजूदगी भी बढ़ी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हवा का झोंका तो अभी एक ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रहा है जिसके आश्रय महाराष्ट्र की सियासत का नया ताना बाना भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने मुताबिक बुन सके और संघ और RSS की भी सहमति उसके ऊपर हो और संघ परिवार भी खुलेआम खुले तौर पर महाराष्ट्र की सियासत को साधने में मदद करे भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर ऐसे में विपक्ष या फिर ये कहे कि कहीं रोकने की परिस्थिति में विपक्ष रोकने की परिस्थिति में आकर खड़े ना हो। और ये कहीं ना कहीं पैतरा, ये फॉर्मूला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दिल्ली से निकले हुए फॉर्मूले को मात देने की स्थिति में न भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई व्यक्ति है और न ही संघ परिवार के भीतर से कोई ऐसी आवाज राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर के आएगी। उससे संगठन चाहिए और संगठन का मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता है, मुख्यमंत्री का मतलब तो लीडर होता है जो अगुवाई करे राज्य की, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को मदद करे। यही वह मैसेज है जो आज 24 नवंबर की रात की दिल्ली के भीतर बैठक के भीतर ये मैसेज छुपा हुआ। देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे इस बात को हवा नहीं दे रहे कि ऐसा भी नहीं है। देखते रहिए, इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।